हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं TSJ आशु जी का। ये लिखते हैं कि LG UQ7550 कैसा रहेगा, थोड़ा सा रिप्लाई में भाई। देखिए, LG UQ7550 मॉडल वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये 2022 का मॉडल है, लेकिन अभी भी इसे परचेज़ किया जा सकता है। इस टाइम ये काफ़ी बढ़िया प्राइस पे सेल हो रहा है। आई थिंक क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगाकर और कूपन डिस्काउंट लगाकर ये 27,000 रुपीज़ समथिंग में मिल जाता है। इसका जो 43 इंच का वेरिएंट है और जो 55 इंच का वेरिएंट है वो भी अंडर 45,000 रुपीज़ मिल जाता है। तो ये टीवी डेफिनेटली इस टाइम आप परचेज कर सकते हैं अगर ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पठान इमाम खान जी का। ये लिखते हैं कि भाई 25K to 30K में बेस्ट प्रोजेक्टर कौन सा लेना, प्लीज़ बताओ। पठान इमाम खान जी, अंडर 30,000 आप Zetco लेजेंड प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया उसमें मिल जाती है। फीचर्स काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, ब्राइटनेस उसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है और उसका जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। तो Zetco लेजेंड प्रोजेक्टर आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको 25,000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेहुल शाह जी का। ये लिखते हैं कि UPS में अगर बैटरी ना हो तो भी काम करता है। मेहुल शाह जी, देखिए, UPS में बैटरी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। उसमें एक बैटरी लगी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो दो वायर होती हैं जो बैटरी में कनेक्ट होती हैं, तो जब तक वो सर्किट बैटरी के थ्रू पूरा नहीं होगा तो UPS वहाँ पे काम नहीं करेगा। चाहे बैटरी ख़राब हो, लेकिन वो वहाँ पर बैटरी उसमें लगी होनी चाहिए ताकि उसके थ्रू जो पावर सप्लाई है वो रूट होती है और उसमें आपको UPS काम करता रहेगा। लेकिन अगर बैटरी ख़राब होगी तो आपको बैकअप उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन UPS काम करेगा। लेकिन बैटरी अगर UPS से निकाल दी जाती है तो फिर वो काम बिल्कुल भी नहीं करता है। वो आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि उसको एक स्टेबलाइजर की तरह यूज़ कर लें बैटरी निकाल कर, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। बैटरी तो उसमें लगी होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी बैटरी होगी, ठीक बैटरी होगी तो उसमें आपको बैकअप मिल जाएगा, ख़राब बैटरी होगी तो बैकअप नहीं मिलेगा, लेकिन UPS काम करता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अनटोल्ड शायरी का। ये यहाँ पर कह रहे हैं Firebolt Blast 1400 हेडफोन के बारे में कि ये जो हेडफोन है ये बहुत ही बढ़िया है, इन्हें ये हेडफोन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है, उसमें बैटरी बैकअप प्रॉपर इन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बैटरी को कैसे रिप्लेस करें। देखिए, ये सेम हेडफोन की आप बात करें, ये मेरे पास भी हेडफोन है, काफ़ी टाइम से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो एकदम कमाल की है। स्टूडियो मॉनिटरिंग के लिए है, जो कि स्टूडियो में सॉन्ग्स वगैरह की रिकॉर्डिंग की जाती है तो वहाँ पर वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये हेडफोन यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये हेडफोन है, मुझे भी ये बहुत बढ़िया लगता है। तो आप कह रहे हैं कि बैटरी उसकी ख़राब हो गई है, तो इसकी जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की बैटरी, इसमें छोटी सी बैटरी लगी होती है, वो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी वो आपको मिल जाएगी। आई थिंक 100 या 200 के प्राइस में मिल जानी चाहिए। ऑफलाइन मार्केट में आप देखेंगे तो वो आपको और सस्ती मिल जाएगी। तो सेम बैटरी पहले आप अपनी निकाल लें इसमें से, हेडफोन में से, और वो सेम दिखा के आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली इसकी बैटरी मिल जाती है, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं होता। सिंपली यहाँ से ये जो इसका ईयर कप दिया गया है ये इस तरीके से यहाँ से जो है आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे और ये भी इसका जो कवर है ये भी आसानी से ऐसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं और उसके बाद में इसकी जो बैटरी है वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, पुरानी बैटरी को हटा देना है और जो वायर है उस वायर को पुरानी बैटरी से आप हटा दें कट करके, और फिर दूसरी बैटरी की जो वायर होंगी तो रेड वाली रेड में और ब्लैक वाली ब्लैक में आप जोड़ के और टेप वगैरह वहाँ पे लगा दें। अगर आपके पास में सोल्डर आयरन है तो आप उसकी हेल्प से भी बैटरी कनेक्ट उसमें कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं करना आती है तो किसी भी आप इलेक्ट्रीशियन की शॉप पर चले जाएँ तो आप उनसे जाके वो काम करवा सकते हैं, वो भी उसको ईजिली कर देंगे। तो ये हेडफोन वैसे बहुत ही बढ़िया है। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपके कभी वो काम में आएगी, कि जैसे कि इसका जो ये हेड रेस्ट है और जो इसके ईयर कप है तो ये सिंथेटिक लेदर से बने हुए रहते हैं, ओरिजिनल लेदर ये नहीं होती है। तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जो सिंथेटिक लेदर होती है वो पपड़ी की तरह छूटने लगती है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे कान में छोटे छोटे पीस ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं उसके लेदर के। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हो रहा था, इसके काफ़ी ख़राब हो रहे थे इसके ईयर कप।
वो सारी इसकी जो पपड़ी थी वो छुट रही थी सिंथेटिक लेदर की। तो सिंथेटिक लेदर जो होती है अंदर उसमें कपड़ा होता है, उसके ऊपर एक पता नहीं क्या मटेरियल वो रहता है, लेदर टाइप में लगता है। तो मैंने सारी जो पपड़ी थी वो वहाँ से छुटा दी। पूरा 1-1.5 घंटा मुझे लगा पूरे हेडफोन को क्लीन करने में। तो इसके ईयर कप आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो अंदर जो कपड़ा था वो अब बाहर निकल आया है, जो ऊपर की पपड़ी थी ब्लैक कलर की वो हट गई है। यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ था, तो आप देखेंगे अभी लिखा हुआ आपको वो यहाँ पर इसमें हेडरेस्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी जो पपड़ी है मैंने वहाँ से वो छुटा दी है। और बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि जैसे कि न्यू ये ऐसे ही आया था, इसमें कोई सिंथेटिक लेदर यूज़ नहीं की गई थी, ऐसे ही कपड़े की कवरिंग इस पर की गई थी। तो अभी भी बिल्कुल ये न्यू लगता है देखने में। और ईयर कप वगैरह वैसे इसके अभी ठीक है, ख़राब नहीं हुए हैं, बस इसकी जो लेदर थी वो ख़राब हो गई, तो वो मैंने इस पर से रिमूव कर दी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ईयर कप रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी सारी पपड़ी जो है छुटा सकते हैं, बहुत ही ईजिली वो छुट जाती है। जब ख़राब हो जाती है तो इजीली आप उसे आसानी से छुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जुबैर जदी जी का। ये लिखते हैं कि इनके रूम का साइज़ 12.5 फीट इंटू 8.5 फीट है, जो कि 106 स्क्वायर फीट होता है। टीवी व्यूइंग डिस्टेंस 7.5 फीट है। तो इनके लिए कौन सा स्क्रीन साइज़ टीवी ठीक रहेगा, 43 इंच या 50 इंच? और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं 50 इंच टीवी अगर परचेज करते हैं तो क्या पिक्सल तो नहीं फटेंगे? जुबैर जदी जी 7.5 फीट डिस्टेंस के लिए आप 50 इंच टीवी परचेज कर सकते हैं, उसको देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-4 दिन आपको लगेगा कि थोड़ा टीवी पास रखा हुआ है, लेकिन 2-4 दिन के बाद में वो आपके आंखों में एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको वो उतना फील नहीं होगा। और 7.5 फीट डिस्टेंस 50 इंच के टीवी के लिए ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम तक 7.5 फीट डिस्टेंस से 55 इंच का टीवी देखा है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था अपने रूम में तो मुझे वो बहुत पास लगता था बहुत बड़ा ये टीवी है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल लगने लगा। तो 50 इंच का आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल HD चैनल देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पिक्सल फटे हुए नहीं दिखेंगे। HD चैनल में हो सकता है कि थोड़े बहुत पिक्सल आपको फटे हुए दिखें, जनरली वो नहीं दिखते हैं। जो 4K टीवी होते हैं इनके जो पिक्सल का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जो कि आपको 2-3 फीट के डिस्टेंस से नज़र नहीं आता है। तो 7.5 फीट डिस्टेंस हो जाएगा, उसमें आपको वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। फुल HD टीवी होगा तो डेफिनेटली उसमें ज़रूर आपको थोड़े से पिक्सल का इशू हो सकता है, लेकिन 4K टीवी में आपको पिक्सल्स फटे हुए बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे 7.5 फीट के डिस्टेंस से 50 इंच के टीवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वल्चर 249 का। ये लिखते हैं कि बिग व्यू ब्रांड की 2 तरह की स्क्रीन है। एक ALR स्क्रीन है जो कि 15,000 रुपीज़ में 100 इंच की स्क्रीन मिलती है, और दूसरी हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन है जो कि 92 इंच की 25,000 रुपीज़ में मिलती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं कि 15,000 रुपीज़ की स्क्रीन लेना वर्थ इट है या नहीं, बिकॉज 25,000 जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। देखिए बिग व्यू ब्रांड की जो 2 ये ग्रे स्क्रीन है, तो एक नॉर्मल ग्रे स्क्रीन है और एक हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन है। तो जो 15,000 रुपीज़ में 100 इंच की ग्रे स्क्रीन मिल रही है तो ये नॉर्मल ग्रे स्क्रीन है, मैट फिनिश के साथ ये आती है। तो अगर आपके रूम में थोड़ी बहुत लाइट रहती है या 1-2 लाइट आप हल्की सी लाइट ऑन करके कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप ग्रे स्क्रीन परचेज कर सकते हैं वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और प्रीमियम क्वालिटी की स्क्रीन चाहिए तो आप हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन का गेन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ी सी शाइनिंग होती है स्क्रीन में। जब प्रोजेक्टर की लाइट उस पर पड़ती है तो उसके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल होते हैं, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं और उससे जो कलर में आपको थोड़ी सी विविडनेस नज़र आती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन पे काफ़ी बढ़िया मिलती है। जैसे कि बिग व्यू ब्रांड की जो नॉर्मल ग्रे स्क्रीन है उसका 120 इंच मोटराइज्ड स्क्रीन का मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोनों की स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो नॉर्मल ग्रे स्क्रीन आती है वो एक साइड से ब्लैक होती है और फ्रंट साइड से वो ग्रे होती है, और जो हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन आती है दोनों साइड से सेम ही होती है। हालांकि इसकी जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्शन आने के साथ जैसे कि रिफ्लेक्टिव ग्रे ALR स्क्रीन आती है तो उसमें व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी आप इतना भी साइड से जाते हैं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन होती है
तो इसमें आपको व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल साइड में आप 160-170 डिग्री तक जाके देखेंगे तो बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। एज इट इज़ सेम पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है जैसे कि सामने से मिलती है। तो थोड़ी सी महंगी डेफिनेटली ये स्क्रीन ज़रूर है, लेकिन इस पर आपको पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया मिलती है। 15,000 रुपये में जो ग्रे नॉर्मल स्क्रीन मिल रही है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत आपके रूम में लाइट रहती है, विंडो वगैरह ओपन रहती हैं, थोड़ी सी लाइट ऑन करके आप अगर देखना चाहते हैं तो वो स्क्रीन भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। वो सेम स्क्रीन जो है मैं काफ़ी टाइम से अपने प्रोजेक्टर के साथ में यहाँ पर अपने रूम में यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रेम चंद्रा जी का। ये लिखते हैं कि सर इस टीवी का रैम रोम कितना है, प्लीज़ रिप्लाई। तो प्रेम चंद्रा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं LG UR 9050 मॉडल के बारे में कि इसमें रैम और रोम कितनी है। देखिए LG के टीवी में जनरली 1.5 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और ये LG के टीवी के लिए काफ़ी रहता है। LG के टीवी में ज़्यादा रैम और ज़्यादा रोम की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि LG का जो वेबOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा स्पेस ही ऑक्यूपाइड नहीं करता है। इसमें जो अपडेट्स आते हैं वो भी कुछ KB के ही अपडेट आते हैं या 1 और 2 MB के मैक्सिमम अपडेट आते हैं। जो ऐप्स के अपडेट होते हैं तो वो भी कुछ KB में ही अपडेट आते हैं। तो आप 5-6 साल भी टीवी यूज़ करेंगे तो भी जो इंटरनल स्टोरेज 8 GB का इसमें आपको मिलता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो रैम है वो भी इसमें 1.5 GB एनफ रहती है, कभी भी टीवी में हैंग होने का इशू नहीं आएगा, कभी ऐप क्रैश होने का इशू नहीं आएगा, जो जनरली गूगल टीवी में या एंड्रॉयड टीवी में देखा जाता है। जो एंड्रॉयड टीवी हैं उनमें डेफिनेटली ज़्यादा रैम और ज़्यादा रोम की ज़रूरत पड़ती है, उनमें अपडेट भी काफ़ी बड़े बड़े 2-2 GB के अपडेट आ जाते हैं, लेकिन LG के टीवी में कभी ऐसा नहीं होता है। सैमसंग के टीवी में भी ऐसा नहीं होता है और जो हाईसेंस का विडा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी नहीं होता है। ये सभी लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो गूगल टीवी है और वो एंड्रॉयड टीवी बेस्ड रहता है तो उसमें ज़्यादा रैम और ज़्यादा रोम चाहिए होती है। तो LG के टीवी में कभी भी रैम और रोम का इशू नहीं आता है। LG के जो ऐप स्टोर है, जो कंटेंट स्टोर है, उसकी सारी ऐप भी अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तब भी आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो उसमें बचा रहेगा। अब मैं 5-6 साल से LG का टीवी यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी उसमें 500 MB का इंटरनल स्टोरेज बचा हुआ है, जबकि काफ़ी सारी जो ऐप है मैंने डाउनलोड की हुई हैं और 5 साल में कितनी बार ऐप्स के अपडेट आए हैं, सिक्योरिटी अपडेट आए हैं, लेकिन अभी भी वो जो इंटरनल स्टोरेज है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और मेरा जो टीवी था उसमें तो सिर्फ 4 GB का ही इंटरनल स्टोरेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विद्युत घोष जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जी, आई थिंक GST हैज़ टू पेड एक्स्ट्रा ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट फॉर नो कॉस्ट EMI, प्लीज कंफर्म। तो विद्युत घोष जी का यहाँ पर कहना है कि जो नो कॉस्ट EMI पे हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं, चाहे अमेजोन से परचेज करें, फ्लिपकार्ट से परचेज करें या अदर कोई वेबसाइट से परचेज करें, तो इस पे जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पर हमें GST भी पे करना होता है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उस पर हमें GST पे नहीं करना होता है। इंस्टॉलमेंट के पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक मेन प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है उस पर GST हमें देना होता है। अब मान लिया कि 3000 रुपीज़ की कोई नो कॉस्ट EMI की आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है और उस इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है और 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट है 1000 रुपीज़ का उस पर ही हमें 18% GST देना पड़ता है। तो नो कॉस्ट EMI पे जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो एक तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि किसी बैंक की 100 रुपीज़ है और किसी बैंक की वो 199 है, किसी की 299 है और उस पर 18% GST। मान लें कि 199 है तो उस पर 18% GST आई थिंक 236 रुपीज़ हो जाता है, तो वो 236 आपको पे करना पड़ेगा। और नो कॉस्ट EMI पे आपने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसमें मान लीजिए कि 2000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट लगा है, 6 EMI में लेते हैं, अगर आप 12 EMI में लेते हैं तो 2000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उस पर आपको GST पे करना पड़ेगा। टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे आपको GST पे नहीं करना होता है। यहाँ पर नो कॉस्ट EMI में एक चीज़ और होती है कि RBI के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट फ्री कोई भी चीज़ आप किसी को नहीं दे सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई 25,000 का आइटम आपने नो कॉस्ट EMI पे परचेज़ किया और सारा कार्ड डिस्काउंट लगा के मान लिया कि वो 24,000 रुपीज़ आपको टोटल पे करना है, तो उस पर ये क्या करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनता है तो वो लेस करके डेबिट करते हैं। मान लिया कि 24,000 रुपीज़ आपको टोटल आप पे करना है और उस पर इंटरेस्ट बनता है 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ लेस करके
बाकी 23,000 रुपीज़ आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट करेंगे और फिर 23,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लगा के वो अमाउंट 24,000 रुपीज़ बनाएंगे। मतलब इंटरेस्ट फ्री ये बिल्कुल नहीं दिखा सकते कि आपको हम विदाउट इंटरेस्ट कोई चीज़ देना है, ये आरबीआई का आई थिंक रूल होगा। तो इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन ये करते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट बनता है उस पर हमें जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक आरबीआई ने इसीलिए ये किया होगा कि अगर आप विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी दे देंगे तो गवर्नमेंट को उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए नो कॉस्ट ईएमआई पे इंटरेस्ट भी उन्हें दिखाना पड़ता है और उस पर जीएसटी देना पड़ता है, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।